गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12th में फिजिक्स में मैग्नेटिक मटेरियल्स स्टार्ट करेंगे और आज मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। इसको टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं हमारे पास, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो सबसे पहले पैरामैग्नेटिक से हम स्टार्ट करते हैं। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो हैं जिनके अपने इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल में पहले से ही नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट रहती है, और जैसे ही हम उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो और बढ़ जाती है। तो देखते हैं जरा इसके बारे में। those materials in which each individual atom or molecule has a net non-zero magnetic moment, already magnetic moment होती है of its own। On placing this material in external magnetic field, net magnetic moment of material increases। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स और लिख सकते हैं, जैसे ये एक पॉइंट लिख लेते हैं, ये if a paramagnetic specimen is placed in external magnetizing field, then most of magnetic lines they try to pass through it। most of magnetic lines pass through it। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू दिखा भी सकते हैं इस तरह से। अगर ये हम इस तरह से दिखा देते हैं तो फील्ड लाइंस जो है अगर यहाँ से जा रही हैं तो ठीक है, इस तरह से हम शो कर सकते हैं। they try to pass through it। स्पेसिमेन या पैरामैग्नेटिक मटेरियल attract magnetic field lines।
इनके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आर एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मैंगनीज, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, पोटाशियम, लिथियम, मैग्नीशियम. Also जो relative permeability है that is greater than 1, Xi has value between 0 to 1 and net B will be greater than B naught because of अपनी भी इसकी एक जो स्पेसिमेन की वैल्यू होगी प्लस बाहर वाली फील्ड ऐड होके नेट बी अंदर ज्यादा बन जाएगा. जो ससेप्टिबिलिटी है Xi that varies inversely as temperature with temperature. This is 1 by Xi with temperature. ऐसे शो कर सकते हैं. ठीक है, ये सारे इसकी प्रॉपर्टीज हैं. Then comes diamagnetic material. ये वो materials हैं, those materials in which each individual atom or molecule they do not possess any magnetic moment of their own. ठीक है, so those materials in which individual atom or molecule do not possess any net magnetic moment of their own. On placing specimen, diamagnetic specimen in external diamagnetic specimen in external magnetizing field very less lines, magnetic lines pass through it. In fact हम देख सकते हैं lines are repelled. ठीक है, आप देख सकते हैं इसको. अगर हम एक स्पेसिमेन को इसमें रखते हैं तो लाइंस जो हैं वो रिपेल होती हैं और बहुत ही कम लाइंस उसमें से पास करती हैं. सर जो फील्ड लाइंस डायमैग्नेटिक स्पेसिमेन से पास करती हैं उनकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, रैंडमली मतलब पास करती हैं? नहीं, रैंडमली पास करती हैं. तो जैसे हम रखेंगे तो वो थोड़ा सा उसको अट्रैक्ट नहीं करता, जैसे यहाँ कर रहा है इसमें अट्रैक्ट कर रहा है तो इसमें वो रिपेल करता है. ओके सर. तो बी पार्ट में क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विल रिपेल. सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करने का क्या मतलब है? मतलब वो किससे अट्रैक्ट कर रहा है? मतलब फील्ड लाइन कोई असली में ना होती.
कि अपने ये कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो फील्ड लाइंस को अपने में से पास होने दे रहा है ना, ये डायमैग्नेटिक है, ये पास नहीं होने देगा अपने में से। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा एक और लाएंगे साथ में तो रिपेल करेगा इसका, ये मतलब? नहीं नहीं, एक्सटर्नल फील्ड लाइंस है एक तरह से, ये बाहर से फील्ड लाइंस है जो आ रही हैं, मतलब किसी मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस हो रही होंगी कहीं, तो हम ये मटेरियल पास लेकर गए उसके, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला मटेरियल उसको रिपेल कर देगा। अच्छा ठीक है, वो बाहर वाले सोर्स को रिपेल करेगा। एग्जैक्टली। तो फील्ड लाइन जब भी हम बात करते हैं बाहर वाले सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है ना वही। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल मैग्नेटिक लाइंस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसमें बिस्मथ, एंटीमनी, कॉपर, गोल्ड। इसमें जो म्यू आर है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, जाई जो है वो नेगेटिव हो गया ससेप्टिबिलिटी, और बी जो है दैट विल बी लेस देन बी नॉट, जो फील्ड एक्चुअली आ रही है बी की वैल्यू उससे भी कम हो जाती है। इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है जाई, इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अगर जाइड चेंज नहीं करता तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कांस्टेंट का बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। देन कम्स फेरोमैग्नेटिक, दिस इज थर्ड वन। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? ये भी वो सब्सटेंस हैं जैसे यहाँ लिखा है, these are those again in which individual atom molecule has net non-zero magnetic moment. Each atom or molecule has a net magnetic moment of their own. On placing in external magnetic field, magnetic moment increases. They attract field lines strongly. ये वो strongly attract करते हैं। Maximum number of lines try to pass through it. ठीक है, और इसके आप एग्जाम्पल्स जो हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल। इसके अंदर जो म्यू है, म्यू आर, दैट इज वेरी वेरी लार्ज, xi is also large and b is greater than b naught। ठीक है,
इसमें भी जाई, वैसे तो जाई इसका बहुत ज्यादा है। In this case, xi varies with temperature after Curie's point। ठीक है, ये हम आगे अभी देखते हैं Curie's point क्या होता है, तो आगे इसको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो इसमें डोमेन थ्योरी थोड़ा सा हमें पढ़ना है अभी। डोमेन थ्योरी देखते हैं क्या है। नाउ व्हाट आर डोमेन्स? डोमेन्स जो हैं, एक्चुअली हर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ डोमेन्स बनते हैं। व्हाट आर डोमेन्स? सो डोमेन्स आर क्लस्टर ऑफ एटम्स ऑफ साइज 1 mm, 1 मिलीमीटर के डोमेन्स बनते हैं व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। टू अ ferromagnetic substance, then atoms in domain। एक्चुअली क्या है, हमने डोमेन बना दिए छोटे छोटे मतलब साइज के, उनके अंदर एटम्स हैं। जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो जो एटम्स हैं इन डोमेन, दे अलाइन देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अलाइन देयर मतलब उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट को, अलाइन देयर मैग्नेटिक मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इस टाइप से बनते हैं डोमेन्स। अभी ये जो इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है, इस तरह से ये इनके अलाइनमेंट्स आती हैं। दिस इज इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरह से डोमेन्स अलाइन रहते हैं। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसकी 0 शो कर रहे हैं, बट काफी ये बड़ी मैग्नेटिक मोमेंट है हर पार्ट की। ये एक ही मैग्नेट है जिसको 4 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। सो दिस इज इन एब्सेंस। नाउ वी सी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से चलेगा आपको दिखा देते हैं।
ठीक है जी। सो इस केस में ये जो क्लस्टर थे पहले इक्वल साइज के थे, फिर धीरे धीरे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये एक तो एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे सारे, और ये एक ही डायरेक्शन ले लेंगे, और फाइनली ये एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे यहाँ पे ऐसे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगी बहुत। ये फाइनली ऐसे ये इस तरह से बन गए, और दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर ये जो आपने मतलब पहले और दूसरे डायग्राम में जो 4 पार्ट्स दिखाए हैं ब्लैक, जो ब्लैक लाइन से आपने डिफरेंशिएट किए हैं सर, वो 4 क्लस्टर्स हैं? वो एक ही मटेरियल में 4 क्लस्टर्स हैं, मतलब चार डोमेन है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। वो 4 और डोमेन है। सर ये साइज वाला क्या बताया आपने कि साइज चेंज हो जाते हैं, मतलब वो ये क्लस्टर्स का? बेसिकली ये बिल्कुल सेंटर में था, चारों बराबर थे। जैसे ही एक डायरेक्शन में फील्ड लगेगी तो ये एक साइज बड़ा होने लग जाएगा ना, सारे के सारे उसमें आने लग जाएंगे, फिर बस वो एक ही साइज ओके हो सर, जाएगा। तो मतलब जिस डायरेक्शन में लगेगी वो वाला क्लस्टर बड़ा होना शुरू हो जाएगा हाँ, जिसमें और सेम डायरेक्शन। हाँ, और बाकी सारे उसी में आ जाएंगे। ओके सर, ओके सर। सर एरोस का डिनोट करते हैं इसमें? जिस डायरेक्शन एरोज मैग्नेटिक मूवमेंट है, हर एटम डायरेक्शन में कर रहे हैं उस तरफ चले जाएंगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसमें। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। बेसिकली सुपर कंडक्टर से रिलेटेड है। तो एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो है जो कंप्लीटली रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को, अपने में से बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड को पास नहीं होने देगा। Then it will act as a superconductor. So the phenomena of superconductivity in perfect diamagnetic materials, it is known as Meissner effect. तो अगर आपसे पूछ ले what is Meissner effect, तो it is the phenomena of superconductivity in perfect diamagnetic substance. आइए देख लेते हैं इसको। Perfect diamagnetic material is one which completely repels external magnetic field when placed in which it is placed. Perfect diamagnetic material act as superconductor. Now the phenomena of superconductivity in perfect diamagnetic substance
is called as Meissner effect. Remember this, Meissner effect. ठीक है, इसको आप शो भी कर सकते हैं ऐसे। एक परफेक्ट हम सुपर कंडक्टर दिखा देते हैं। तो अब जो भी फील्ड लाइन होगी वो इससे पास नहीं करेगी, बाहर से निकल जाएगी, रिपेल हो गया। तो अब बताएंगे कि B जो है वो अंदर 0, B is equal to 0 inside. So then this will act as a सुपर कंडक्टर। तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा दूसरी मैग्नेट्स को अपनी तरफ, और बाकी मैग्नेट्स जो है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। will attract ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हिस्टैरिसीस। अब हिस्टैरिसीस क्या है, बेसिकली हम किसी भी स्पेसिमेन को पिक करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल का स्पेसिमेन लेते हैं और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्लेस करते हैं, और फिर उसके अंदर जो B है, B वर्सेस H का हम ग्राफ बनाते हैं। तो B वर्सेस H को हम देख लेते हैं एक बार कैसे उसका ग्राफ बनता है। और स्पेसिफिकली मतलब हिस्टैरिसीस के लिए हम लिखते हैं द लैगिंग बिहाइंड ऑफ B, this is called magnetic induction। जो हम B यहाँ पे लिख रहे हैं ना पीछे, B less than B naught greater than B naught, उसके बारे में बात करें। द लैगिंग बिहाइंड ऑफ B फ्रॉम H को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। When a specimen having magnetic material is subjected to a cycle of magnetization, is called hysteresis। ठीक है, इसको भी और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हाँ जी, कुछ हाँ जी सर वो हिस्टेरिसिस के बारे में ही पूछना था, आगे समझ में। सर जो ये आपने B = 0 लिखा, सर ये ट्रैक क्यों करेगा? सर यू आर म्यूटेड। नहीं सर। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ, क्या पूछ रहे हो बताओ। सर मैं पूछ रहा था जो ये आपने परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल बताया, इसमें B = 0 है, तो ये ट्रैक क्यों करेगा?
नहीं सॉरी, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। हाँ सर। ये रिपेल करेगा सबको, सॉरी। ये फिर आगे इसका यूज होता है ना उसमें मैगलेव ट्रेन में, दिस phenomena is used in maglev train. एक्चुअली सुपर कंडक्टर्स को यूज करके हम मतलब ये रिपल्शन जनरेट करते हैं और उससे जो है ट्रेन जो है वो ट्रैक से ऊपर उड़ जाती है, तो ये यूज होता है। तो हिस्टैरिसीस एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए हिस्टैरिसीस में क्या होता है कि ये देखिए हम B वर्सेस H का ग्राफ बना रहे हैं, B वर्सेस H। B जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड है जो जनरेट हो रही है किसी भी स्पेसिमेन में, H जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। तो अभी क्या हो रहा है कि स्पेसिमेन के अंदर हमने H मतलब उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा और हम H को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम H को बढ़ाते हैं B भी बढ़ता है इस तरीके से, ठीक है। इस पॉइंट पे आके हम H को घटाना शुरू करते हैं, तो हम H को कम करते हैं। जब हम H को कम करते हैं, जब H 0 हो जाता है तो B 0 नहीं होता उस केस में। जब H 0 हो जाता है तो B 0 नहीं होता, B की वैल्यू कुछ रह जाती है। तो इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं, दिस इज OAP। फर्दर हम H को नेगेटिव डायरेक्शन में करते हैं, मतलब जो फील्ड की डायरेक्शन है उसको हम ऑपोजिट कर देते हैं। स्पेसिमेन उसमें पड़ा हुआ है, तो उससे क्या होता है B घटना स्टार्ट होता है और फिर किसी ऑपोजिट वैल्यू ऑफ H मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ H पे B की वैल्यू भी 0 हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे B की वैल्यू 0 हो चुकी है। हम और उसको बढ़ाते हैं, एक पॉइंट तक लेके आते हैं, देन वी अगेन उसको H को कम करते हैं और वी ट्राई टू मेक इट 0। फिर वो यहाँ से यहाँ तक आता है एंड देन फाइनली वो फिर अपनी पोजीशन यहाँ पे गेन करता है। ये बेसिकली ग्राफ है इसका। तो इसमें PQRS और T ये है ग्राफ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है, इसके अंदर हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि जब हम H को 0 कर रहे हैं, स्टिल जो स्पेसिमेन है उसमें B है, तो दिस थिंग जो ऑलरेडी उसके अंदर B की वैल्यू है, दैट इज नोन एज रिटेंटिविटी। तो मैं OP कैसे इसको डिफाइन करते हैं, OP जो ये है दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, बची हुई मैग्नेटिज्म जब एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को 0 कर दिया गया है। एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, this is called residual magnetism or retentivity। तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है, इट इज मैग्नेटिक इफेक्ट इनसाइड specimen even when external magnetizing field is 0। जब बाहर की फील्ड को 0 कर दिया गया तब भी उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट बाकी है, दैट इज नोन एज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी। फिर हम बात करते हैं OQ की, दिस इज कॉल्ड कोरिजिविटी। कोरिजिविटी क्या है, इट इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड in opposite direction for which net magnetic induction is 0। मतलब ये
नेट वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड की उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन की 0 कर रहा है, बिकम्स 0। अंदर उसके बिल्कुल नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी और मटेरियल बिल्कुल डीमैग्नेटाइज हो चुका होगा। ठीक है, ये वो वैल्यू है। तो कॉन्सेप्ट ये ओ से स्टार्ट किया, ए पे गए, फिर ए से हम वापस आते हैं तो वो उसको ट्रेस नहीं करता, वो ऐसे जा रहा है, बी धीरे धीरे कम हो रहा है एच के कम होने से, बट स्टार्ट यहीं से हुआ था दोनों, एच बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा था। फिर फाइनली एक पॉइंट आएगा पी, जब हम वापस लेके आएंगे उसको, मतलब एच को कम करेंगे तो एच तो कम हो जाएगा बट बी कम नहीं हुआ, बी की कुछ वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, बची हुई मैग्नेटिज्म। फिर हम एच को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, तो जो स्पेसिमेन है उसका बी कम होने लग रहा है धीरे धीरे और वो पॉइंट पे आते आते वो बिल्कुल 0 हो गया। तो OQ जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ H इन नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसमें नेट मैग्नेटिक इंडक्शन बिकम 0 इन स्पेसिमेन। ठीक है, ये है हिस्टेरिसिस, क्लियर होना चाहिए। बेसिकली द लैगिंग बिहाइंड ऑफ बी, लैगिंग बिहाइंड का मतलब है जो B है वो H के पीछे पीछे चल रहा है, मतलब H पहले 0 हुआ बट B 0 नहीं हुआ, फिर H नेगेटिव किया तो B 0 हुआ, तो दिस इज लैगिंग बिहाइंड, पीछे जा रहा है B, lagging behind of B from H when a specimen having magnetic material is subject to a cycle of magnetization is called hysteresis। cycle of magnetization का मतलब है कि उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। इसको हम एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है दैट एरिया enclosed by hysteresis curve gives energy dissipated per unit volume, that is called energy density। ठीक है, जैसे इसमें ये था हिस्टेरिसिस लूप जो है फॉर सॉफ्ट आयरन मटेरियल का, सॉफ्ट आयरन इज नैरो एंड लार्ज, whereas for steel it is wide and short। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स में देखते हैं कैसे कैसे इसको सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे परमानेंट मैग्नेट है, किसी जगह पे अगर हमें परमानेंट मैग्नेट का यूज कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, तो परमानेंट मैग्नेट के अंदर हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, बेसिकली हमें इसमें क्या चीज प्रेफर्ड है, परमानेंट मैग्नेट अगर हमें बनानी है तो क्या चीज प्रेफर्ड है, तो इसके लिए हमें चाहिए हाई कोरिजिविटी, हाई रिटेंटिविटी, रिटेंशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए उसकी, काफी मतलब कभी उसके अंदर वो मतलब B 0 ना हो, हाई कोरिजिविटी होनी चाहिए, हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए। ये तीनों चीजें आपको स्टील में मिलती हैं, तो इसलिए इन तीनों चीजों को स्टील में मिलती हैं तो स्टील इज प्रेफर्ड।
इसमें एरिया ऑफ BH कर्व इज मोर। ये थोड़ा ध्यान रखना, बाई चांस कभी इस पे कुछ पूछ लें तो, ठीक है। तो इसमें स्टील इज बेस्ट सूटेड। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, परमानेंट मैग्नेट के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो तभी बनेगी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। तो इसके लिए ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है। तो टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए, रिटेंशन ना हो ज्यादा, क्योंकि रिटेंशन रहेगी तो फिर वो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज नहीं रिलीज करेगी। तो इसलिए लो रिटेंटिविटी, परमिबिलिटी हाई होनी चाहिए। एरिया ऑफ BH कर्व इज लेस। इसके लिए हम लेते हैं सॉफ्ट आयरन को। सॉफ्ट आयरन इज प्रेफर्ड, उसकी ये प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। नेक्स्ट लेते हैं हम ट्रांसफार्मर के लिए। ट्रांसफार्मर कोर होता है जो, तो इसके अंदर हमें ट्रांसफार्मर कोर में क्या होता है, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, जो भी नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन करंट changes its direction very frequently। ठीक है, करंट के बार बार डायरेक्शन चेंज करने की वजह से therefore lot of energy is wasted। तो इसका मतलब therefore इसमें less area of hysteresis should be there। मटेरियल इस तरह से चूज करना है, मटेरियल should be chosen so that less area of hysteresis should be there। तो अभी हमने देखा ही है, एरिया जो है वो कम किसका होता है, सॉफ्ट आयरन का। therefore सॉफ्ट आयरन इज प्रेफर्ड। हाँ जी, देखते हैं हम क्या, हिस्टेरेसिस कर्व के थ्रू हम ये करते हैं ना, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। इससे ये हमें क्लियर होता है। और ये जैसे ट्रांसफार्मर कोर जो है, यहाँ पे हिस्टेरेसिस की वजह से ही हमने सॉफ्ट आयरन को प्रेफर किया, क्योंकि यहाँ हिस्टेरेसिस में ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो। ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम क्यूरीज लॉ की तरफ। So Curie's law for paramagnetic materials। तो एक बार हम देखते हैं इसमें, जो m हम लिख रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मटेरियल।
M is magnetic moment of material, H is magnetizing field. T is temperature of material. So according to this law, magnetic moment is directly proportional to H and inversely proportional to temperature. तो इस तरह से आप लिखेंगे m जो है that is directly proportional to h, m is inversely proportional to t. This is 1 and 2. From 1 and 2, m is directly proportional to h by t. ठीक है, h by t हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड बाय टेम्परेचर. तो m को लिख सकते हैं हम c h by t. c is called constant of proportionality. c is constant of proportionality. क्योंकि as जो I है which is intensity of magnetization, magnetic moment per unit volume था ना, तो ध्यान होगा मटेरियल के लिए intensity of magnetization and I is proportional to h by t क्योंकि वो m के proportional होता है. I is proportional to m, magnetic moment per unit volume था ना, therefore I proportional to h by t हो जाएगा क्योंकि m proportional है h by t के. Therefore as I equal to I by h, therefore xi is proportional to 1 by t. ये आ गया. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको xi की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 by t के. इस तरह से आप लिख सकते हैं. On increasing temperature, xi decreases. ग्राफ जो है वो हम इसका बनाते हैं I वर्सेस h by t का. ठीक है, इसमें इस तरह से हम शो करते हैं कि जो ग्राफ है वो पहले तो सीधा है, आफ्टर दैट वो हल्का सा सैचुरेशन की तरफ चला जाता है. सैचुरेशन की तरफ चला जाता है ग्राफ. तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए था. ठीक है ना. फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं whenever they are heated they start losing their magnetic properties. So at a particular temperature called Curie's temperature, जो फेरोमैग्नेटिक है they convert to paramagnetic. वो भी देख लेते हैं हम एक बार. As ferromagnetic materials are heated, then at a particular temperature called as Curie's temperature, ferromagnetic converts to paramagnetic. ठीक है, तो उसके बाद वो क्यूरीज लॉ फॉलो करते हैं
तो xi विल बी इक्वल टू c कांस्टेंट बाय t माइनस टी सी। तो इसको हम TC को लिखते हैं क्यूरियस टेम्परेचर। ऑफ कोर्स दिस टेम्परेचर विल बी मोर देन दिस। जैसे जैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि पैरामैग्नेटिक बन गया अब ये फेरोमैग्नेटिक, तो अब ये उसकी तरह से बिहेव कर जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसमें हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।